हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी का अगला भाग, जिसमें हम हिंदी पेडागोजी के कुछ कीवर्ड्स को जान रहे थे, जो संपूर्ण हिंदी पेडागोजी का संक्षेप है, सार है। चलिए जानते हैं अगले कीवर्ड्स। हमने यहाँ सिलेबस डिस्कस कर लिया था और सिलेबस डिस्कस करने के बाद कुछ कीवर्ड्स को जाना था कि हिंदी पेडागोजी में आप कौन कौन से कीवर्ड्स को देखकर या फिर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो पहचान में आकर आपको हेल्प करते हैं पेडागोजी को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं अगले कीवर्ड्स। बच्चों, अगला कीवर्ड्स है आज का आपका अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता ये शब्द बार बार देखने को मिलता है हिंदी पेडागोजी में। अधिगम अक्षमता जिसका अर्थ होता है अधिगम अयोग्यता, डिसएबिलिटी। एक होता है योग्यता एबिलिटी और एक होता है अयोग्यता डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी को एक और भाषा में अधिगम निशक्तता भी कह सकते हो, अधिगम निर्योग्यता भी कह सकते हैं। यानी कि हम एक ही शब्द को चार तरह से बोल सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या होती है ये अधिगम निर्योग्यता? अधिगम निर्योग्यता होती है कि जब बच्चे को हम किसी भी तरह से भाषा नहीं सिखा सकते तो उसका एक कारण जो है वो हो सकता है कि वह अधिगम निशक्तता हो, अधिगम निर्योग्यता हो, अधिगम अयोग्यता हो, अर्थात अधिगम अक्षमता हो। ठीक है, बच्चा किसी भी तरीके से ना सीख पाए तो इसका मतलब वह अधिगम निर्योग्य हो सकता है। अब ये क्या होता है अधिगम निर्योग्य? कौन कौन सी ऐसी अक्षमताएं हैं जो बच्चों में पाई जा सकती हैं? तो पहला है यहाँ बच्चों अधिगम अक्षमता वाचन से या वचन से संबंधित, बोलने से संबंधित अधिगम अक्षमता। इनके नाम कई बार पूछे जाते हैं कि अफेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया क्या होता है। तो पहला है आपका अफेजिया या डिस्फेजिया। ये दोनों ही बोलने के से संबंधी विकार हैं। यानी कि बच्चा अगर अधिगम अक्षमता बच्चे में है और वह बोलने वाली यानी कि बोलने में उसको कठिनाई होती है तो वह अफेजिया हो सकती है या डिस्फेजिया। दूसरा पठन विकार जो है वो है पढ़ने से संबंधित। पढ़ने से संबंधित हो सकती हैं अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया। बच्चों जिसमें भी लेक्सिया लगा हो वे सभी पठन या पढ़ने से संबंधित विकार होंगे। तीसरा आ जाता है भाषा का जो विकार है अक्षमता वाला, वो है आपका लिखने से संबंधित। तो लिखने से संबंधित अग्राफिया, डिसग्राफिया, असेम्बोलिया, डिसएम्बोलिया। यानी कि बोलिया शब्द और ग्राफिया शब्द लेखन विकार होंगे। फिर चौथे है आपका श्रवण कौशल यानी सुनने से संबंधित विकार, जिसे बहादिर भी बोल सकते हैं। बाधिर बच्चे यानी सुन नहीं पाते, श्रवण अक्षमता पाई जाती है उनमें। आंशिक बाधिर कम सुन पाते हैं, या श्रवण हास यानी कि सुनने में अक्षम होते हैं। तो ये चार प्रकार के यहाँ पर विकार बच्चों में पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अधिगम अक्षमता या अधिगम अयोग्यता या अधिगम निशक्तता। तो आपको ये चारों याद करना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी देखने से संबंधी अक्षमता। देखने से संबंधी अक्षमता होती है वर्णांधता हो सकता है, वर्णभंग हो सकता है। यहाँ पर बच्चों को वर्णांधता में बच्चे लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते। वर्णभंग माने कि पढ़ते समय अक्षर कुछ छोटे दिखते हैं या फिर आधे दिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम हिंदी शिक्षा शास्त्र के अगले कीवर्ड्स की अगर हम बात करें जो कि दिखाई देते हैं बार बार, तो वो वहाँ से आते हैं। एक तो व्यक्तिगत भिन्नता, विशिष्ट बालक, विशेष आवश्यकता बालक और अधिगम अक्षम बालक। तो अधिगम अक्षमता हमने पढ़ ली, व्यक्तिगत भिन्नता वाले, विशिष्ट बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो अभी हमें जानना है कि ये व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, जो विशिष्टता होती है या जो विशेष आवश्यकता होती है वो कैसी हो सकती है। तो ये भिन्नता जो होती है बच्चों वो आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। यानी भिन्नता वंशानुक्रम से भी हो सकती है और वातावरण से भी हो सकती है। सभी बालक जो कि सामान्य हैं, सामान्य को छोड़कर और जितने भी बालक होते हैं वो बालक विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। यानी सभी बालक कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? विशिष्ट होता है। और विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जो सामान्य नहीं हों, यानी कि सामान्य से या तो बढ़कर हों या सामान्य से थोड़े कम हों। ठीक है, अगर कोई शब्द आता है चुनौती या समस्या, तो बेटा बच्चों हमेशा समस्या शब्द हमेशा बालकों के लिए होगा और चुनौती शब्द हमेशा शिक्षकों के लिए होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर चुनौती की बात होगी तो शिक्षक के सामने चुनौतियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि विविध पृष्ठभूमि से बालक आते हैं,
तो उनको पढ़ाना, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना एक चुनौती है शिक्षक के लिए। और बच्चा चूँकि अधिगम असमर्थ हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, या पर्यावरण से अनुकूलन नहीं बिठा पाता, इसलिए उसके सामने समस्या हो सकती है। तो समस्या शब्द बालकों के लिए है और चुनौती शब्द शिक्षकों के लिए है। अब हम जानेंगे कि जो शिक्षक के पास चुनौती होती हैं, वो चुनौतियां होती किस प्रकार की हैं, क्या चुनौतियां होती हैं। तो चुनौती ये होती है कि एक कक्षा समावेशी है, उसमें कौन कौन से बालक हो सकते हैं, प्रतिभाशाली, सृजनशील, रचनात्मक, पिछड़े, शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से विकलांग, अक्षम, संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक हो सकते हैं, बाल अपराधी बालक हो सकते हैं, वंचित पृष्ठभूमि से आए बालक हो सकते हैं, असमर्थ बालक हो सकते हैं। यही व्यक्तिगत भिन्नता है जो एक शिक्षक के लिए क्या बन जाती हैं, चुनौती बन जाती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक शिक्षक के लिए चुनौती क्या होती है। तो चुनौती होती है कि कक्षा कैसी है, समावेशी, उसमें विविध पृष्ठभूमि से बालक हैं, उनको पढ़ाना अपने आप में एक चुनौती है, उनको भाषा शिक्षण कराना अपने आप में एक चुनौती है। इस चुनौती का कारण क्या है? इस चुनौती का कारण ये है कि शिक्षक जो होता है वो किसी एक बच्चे को टारगेट बनाकर शिक्षण नहीं करा सकता, क्योंकि शिक्षा कैसी है बच्चों, समावेशी होती है। इसलिए शिक्षक के पास क्या होती है, चुनौती होती है। अब समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है? समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ विशेष वातावरण का निर्माण करके शिक्षा देना शिक्षक का दायित्व है। सबका साथ सबका विकास, ये शिक्षक का ही काम है और यही इन्वायरमेंट में होना चाहिए। यानी कि समावेशी शिक्षा सबको लेकर चलती है, किसी एक को टारगेट बनाकर नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें कीवर्ड्स, तो आपके पास आते हैं कई कीवर्ड्स, जैसे प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, समन्वयवादी शिक्षा क्या होती है। तो प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों, प्रगतिशील शब्द जॉन डेवी ने दिया था, और प्रगतिशील शिक्षा का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि हम बच्चे जो है वो पहले से ज़्यादा कठिन कार्य करने लगे। मतलब पहले जो कार्य उनके लिए कठिन था, अब जो वो कार्य उनके लिए सरल हो गया, और उस सरल कार्य से बढ़कर अब वो कठिन कार्य करने लगे। यानी बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। समन्वयवादी शिक्षा का मतलब होता है बच्चे इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना सीखें, अनुकूल होना सीखें, शिक्षक की बात को समझें, शिक्षक उनकी बात को समझे, ये समन्वयवादी शिक्षा होती है। ठीक है, चलिए और कीवर्ड्स देख लेते हैं हम, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला कीवर्ड जो है, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में आता है बालकों को अनेक अवसर दिए जाएं, बिल्कुल सही माना जाएगा। बालकों से अलग अलग गतिविधियां कराई जाएं, बिल्कुल सही माना जाएगा। विभिन्न प्रकार के अवसर दिए जाएं, विविध प्रकार के अवसर दिए जाएं, वैविध्यपूर्ण ढंग अपनाया जाए, अलग अलग तरीका अपनाया जाए। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा है, और ये सारे पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णनात्मक होता है, और ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, आपका पॉजिटिव आंसर 100% होगा। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट जो है आपका कीवर्ड से, वो है आपका वातावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, परिवेश से संबंधित, प्रिंट समृद्ध से संबंधित, या परिवेश या वातावरण को मिलाकर अगर कोई भी बात कही गई है तो ध्यान रखिए, बच्चे जब भी सीखेंगे मातृभाषा से सीखेंगे और इन्वायरमेंट से जुड़कर ही सीखेंगे, प्रिंट समृद्ध माहौल से ही सीखेंगे। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब किताबें, कक्षा का क्लासरूम, मतलब कक्षा और स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को देखकर लगे कि उनके जीवन से संबंधित है और वो खेल खेल में सीख जाएं। तो ये सारे कीवर्ड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव वे होते हैं सीखने के लिए। अगले जो कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं वो है आपके समाज, फिर है आपका समाजीकरण, फिर है आपका सामाजिक अंतःक्रिया, वाक अंतरक्रिया या सामान्यीकरण। ये सारे भी पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि बच्चे समाज से सीखते हैं, बच्चे सामाजिकरण के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया या पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, बच्चे सामान्यीकरण सीखते हैं दैनिक जीवन में, तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं और इनका आंसर सही माना जाता है। नेक्स्ट जो है बच्चों के लिए मातृभाषा के बारे में अगर दिया गया है कि मातृभाषा में होता है बच्चा, पहला गुरु बच्चे की माता होती है और बच्चा पहली भाषा मातृभाषा होती है बच्चे की सीखने के लिए। खेल का मैदान से बच्चे क्या सीखते हैं? खेल के मैदान में बच्चे नेतृत्व की क्षमता सीखते हैं और व्यक्तित्व के गुणों का, व्यवहार के गुणों का विकास होता है, क्योंकि खेल एक आनंददायक रचनात्मक अनुभूति होते हैं जिससे बच्चों में प्रतिद्वंद्विता भी आती है, प्रतियोगिता भी आती है, हारना भी सीखते हैं बच्चे, जीतना भी सीखते हैं बच्चे, सहयोग की भावना भी बच्चों में आती है खेल से। और खेल
फिजिकली भी बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मेंटली भी बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए व्यक्तित्व के गुणों के विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक हैं। फिर आ जाता है घर, परिवार और विद्यालय बच्चों को क्या सिखाता है? समाज संस्कृति की परख करना सिखाता है घर और विद्यालय, और सभी चीज़ों की जानकारी देता है। सिस्टमेटिक लर्निंग अगर कहीं सीखी जाती है तो वो घर परिवार में भी सीखी जाती है और विद्यालय में, और मोस्टली सिस्टमेटिक विद्यालय में ही बच्चा सीखता है। घर परिवार का स्वतंत्र वातावरण होता है और विद्यालय एक औपचारिक साधन है, घर और परिवार अनौपचारिक साधन है शिक्षा के। अब अपन नेक्स्ट कीवर्ड्स देखते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मूल्यांकन, मापन, निरीक्षण, निदान, उपचार, ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मूल्यांकन वाले चैप्टर में से। तो आकलन, आकलन बहुत पूछा जाता है। आकलन का मतलब होता है तुरंत चेक करना, तुरंत जांच करना, या सत्र के बीच बीच में लेते रहना, काम करके और तुरंत उसका चेक कर लेना, पाठ के बीच बीच में किया जाना आकलन कहलाता है। निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब होता है देखना, चेक करना, जानना कि बच्चों ने क्या सीख लिया। और परीक्षण, परीक्षण माने बच्चे भी टेस्ट कर सकते हैं, अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। परीक्षण के लिए क्या क्या ज़रूर होता है? एक तो निदान और एक मापन और मूल्यांकन। तो निदान में सबसे पहले क्या होता है? ये जाना जाता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ परेशानी आ रही है। फिर उसके बाद किया जाता है उपचार। उपचार में ये जब जो बच्चे में कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर किया जाता है। उसके बाद मापन, उसके बाद मूल्यांकन। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आपको सहायता करेंगे एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जहाँ लिखा हो बच्चे आयु बढ़ने के साथ सीखते हैं, बच्चे अपने विभिन्न कक्षा वर्गों में सीखते हैं, योग्यता, सामर्थ्य, रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, तो ये सारे शब्द हिंदी पेडागोजी में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभा का मतलब होता है मौलिकता, प्रतिभावान का मतलब होता है बच्चों में स्पष्ट गुण होंगे, और प्रतिभाशाली का मतलब होगा उसमें यथार्थता भी होगी और उसमें तर्क शक्ति भी होगी, यानी वास्तविक ज्ञान भी होगा और काल्पनिक ज्ञान भी उसमें होगा। तो ये सारे कीवर्ड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देख लेते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मक माने कि बच्चा जो नॉर्मल सीखता है वो तो सीखे, कुछ नया उसमें ले आए। जैसे पत्र लेखन, सृजनशील, क्रिएटिव रचना, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, कुछ अमूर्त विचार करना, अपने विचारों से किसी चीज़ को नया कर देना, ये सब सृजनात्मक कहलाती है। यही चीज़ रचनात्मकता से जुड़ी होती है, रचनाशीलता से जुड़ी होती है। यानी बच्चे कला में मतलब बच्चे कला में रुचि रखें, संगीत में रुचि रखें, ड्राइंग पेंटिंग में रुचि रखें, ये सारे जो हैं कलात्मक होते हैं। अगले कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपकी कक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। वो हैं 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग के अवसर बच्चों को दिए जाएं। ये हमेशा सही होगा। शिक्षक व छात्र दोनों क्रियाशील रहें। अकेला शिक्षक क्रियाशील ना रहे, शिक्षक भी रहे और छात्र भी क्रियाशील रहे, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। ये पॉइंट्स अगर आते हैं तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा और हमेशा आंसर सही होंगे इनके। अगर समूह में सीखते हैं बच्चे, अच्छा होगा। सामुदायिक की भावना बच्चों में अच्छी होगी, सामुदायिकता की भावना। सहकारी क्रिया माने साथ मिलकर खेलते हैं, साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। प्रयोग हमेशा अच्छा माना जाएगा, प्रयोगशाला अच्छी मानी जाएगी और प्रयोगात्मक क्रिया भी मानी जाएगी। ऑडियो वीडियो वीडियो यानी कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल यानी कि दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सभी सामग्रियों से बच्चों को सीखना चाहिए। इससे उनका भाषा शिक्षण क्या होता है? सुधरता है। तो बच्चों ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप हिंदी भाषा शिक्षण में बार बार देखेंगे। कुछ पिछले एग्जाम्स के CTET है या अन्य राज्यों के टेट हैं, आप उनकी हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस लगाइए। आगे आने वाले समय में मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगी और उनको आप वहाँ ये वर्ड्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।